एचआर में किस तरह के एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स लेके आते हैं? हमारे को अच्छी पोजीशन नहीं मिली, हमें प्रमोशन नहीं मिली, हमारी सैलरी अच्छी नहीं है, हमारा बॉस हमसे ढंग से बात नहीं करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे नहीं मिली। जो कंप्लेंट लेकर आ रहा है वो क्यों कंप्लेंट लेकर आ रहा है? ऑफिसेज़ में क्या होता है, हमको ये लगता है कि अगर श्रुति कंप्लेंट लेकर आई है तो ये ना एक वो कंप्लेंट चाइल्ड है, इसको हर चीज़ की कंप्लेंट है। कोई भी इंसान कंप्लेंट लेके तब आता है जब वो परेशान होता है। हम बच्चों के बारे में कहते हैं, राइट? बच्चा परेशान तब करता है जब बच्चा परेशान होता है। आजकल की जनरेशन को कैसे और किस नज़रिए से समझाएं कि वो इस चीज़ को एक्चुअली अडॉप्ट कर सकें? दिस जनरेशन इज़ वेरी हाई ऑन द मैस्लोज हायरार्की। इनको घर के लिए नहीं सोचना, इनको गाड़ियों के लिए नहीं सोचना। वो पेरेंट्स की गाड़ी है, पेरेंट्स के घर में, एंड पेरेंट्स आर डूइंग, टचवुड, एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी वेल। सबसे बड़ा इशू आजकल देखने मिलता है जेंडर पे गैप। तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे आप गाइड कर सकती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर? मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। हम कई बार लोग आके बात भी नहीं करते इसके बारे में। जो जूनियर लोग हैं, जो लोग एक्चुअली डे टू डे लिविंग के लिए काम करते हैं, वो बात नहीं करेंगे कि हमारे को कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं अगर आपसे आके बात करूँगी तो मेरे बॉस मुझे बोलेगा कि अरे तुम ये शोर मचाने वाला बच्चा, इसको निकाल दो। तो पहली बात तो लोग बात नहीं करते। और बात ना करने का कारण क्या है? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हमें कोई निकाल देगा नौकरी से। कभी आपने सोचा है एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर काम करने वाले दो लोग, एक पुरुष एक महिला, फिर भी उनकी सैलरी में इतना फर्क क्यों होता है? क्या डाइवर्सिटी सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी इस पर काम हो रहा है? और आखिर कब तक महिलाएं और LGBTQ कम्युनिटी वर्क प्लेस में सुरक्षित, सम्मानित और बराबरी के साथ काम करने के लिए संघर्ष करती रहेंगी? नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सिर्फ बोर्ड रूम की बात नहीं है, बल्कि हर ऑफिस, हर कर्मचारी और हर इंसान से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हैं श्रुति स्वरूप, एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर हैं और जानी मानी HR सलाहकार हैं, जिनका फोकस डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन्स पर है, यानी DEI पर। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप HR पॉलिसीज़ में काम करती हैं और मैं समझ चाहता हूँ HR में किस तरह के एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स लेके आते हैं? एचआर में किस तरह के कंप्लेंट्स ज़्यादा आते हैं? सैलरीज और उनको सॉल्व करने के चैलेंजेस कितने होते हैं? बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत तरह की होती हैं। हमारे को अच्छी पोजीशन नहीं मिली, हमें प्रमोशन नहीं मिली, हमारी सैलरी अच्छी नहीं है, हमारा बॉस हमसे ढंग से बात नहीं करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे नहीं मिली। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड डे टू डे में मतलब मेरे ख्याल से इन दी HR डिपार्टमेंट इस तरह के कम से कम 4 से 5 कंप्लेंट्स आ ही जाती हैं। और जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, उनको सॉल्व या एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से हमें ना ये समझना चाहिए कि जो कंप्लेंट लेकर आ रहा है वो क्यों कंप्लेंट लेकर आ रहा है। ऑफिसेज़ में क्या होता है, हमको ये लगता है कि अगर श्रुति कंप्लेंट लेकर आई है तो ये ना एक वो कंप्लेंट चाइल्ड है, इसको हर चीज़ की कंप्लेंट है। कोई भी इंसान, एंड मैं यहाँ ऑफिसेज़ की बात नहीं करूँगी, ह्यूमन बिहेवियर्स का है। कोई भी इंसान कंप्लेंट लेके तब आता है जब वो परेशान होता है। हम बच्चों के बारे में कहते हैं, राइट? बच्चा परेशान तब करता है जब बच्चा परेशान होता है। जी। वैसे ही तो अगर हम ये समझें कि दूसरा एम्प्लॉय क्यों परेशान है और क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ जिसकी वजह से वो कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है, कुछ वैलिड होती हैं, कुछ सच में मतलब इनवैलिड होती हैं। वहाँ उनको बैठ के एड्रेस करना, उनको समझाना कि कोई अगर अलग अलग सैलरीज़ हैं तो क्यों हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या वो अलग कर सकते हैं और क्या हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। जी। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ होनी चाहिए, उतना हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए तो हो जाता है। मुश्किल नहीं है और लोग करते हैं। तो HR को आप एक हेक्टिक जॉब मानती हैं कि इजी है टू हैंडल द एम्प्लॉयज़? मुझे तो आसान लगता है। ओके। मेरे ख्याल से इतने साल भी हो गए हैं तो अब आसान लगता है। एंड आई ऑलवेज से वी रोमांटिसाइज हमारा जो बचपन के पहले 5-7 साल हैं, हमें आज की तारीख में बड़े आसान लगते हैं। बट अगर सोचें तो शायद उस समय मुश्किल था, अब बस आसान लगता है क्योंकि अब लोगों की समझ आ गई है, अब ह्यूमन बिहेवियर की समझ आ गई है। जी। और इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर ही।
तो एक मुद्दा चल रहा है कि एक आदमी को 10 घंटे काम करना चाहिए, 12 घंटे काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, और इससे क्या वाकई में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर एम्प्लॉय एग्जॉस्ट होगा? मैं अभी हम जब हमने काम शुरू किया था उसकी बात कर रहे थे। तो जब मैंने 25 साल पहले काम शुरू किया था उस समय आईटी बूम में था। तो एक ये होता था कि 12 घंटे 15 घंटे सब लोग बैठते थे। सुबह 8:30-9 बजे ऑफिस शुरू हो जाता था और 7-8 बजे से पहले निकलने का होता ही नहीं था। एक कल्चर ये भी होता था कि जब तक बॉस ऑफिस में बैठे हैं तब तक आप जाएंगे नहीं। अब इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो गई है। तो आई थिंक 12 घंटे लोग बहुत सालों से ऑफिस में रह रहे हैं। बिफोर ये बर्नआउट और मेंटल वेलनेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस की कॉन्वर्सेशंस हुई, किसी भी इंडस्ट्री में लोग 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में नहीं भी करेंगे तो एक नेवर स्विच ऑफ मोड जो है वो ओवर द इयर्स आ गया है। पहले ये था कि जब लैपटॉप आया था तो वो था अच्छा लैपटॉप इज़ अ ऑफिशियल लीश आप घर में आ रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। फिर हुआ मोबाइल फ़ोन, कभी कोई भी फ़ोन कर लेता था। अब व्हाट्सएप पे कोई कभी भी फ़ोन कर लेता है। तो क्या लोग काम कर सकते हैं? देखिए काम तो बिल्कुल कर सकते हैं, करने वाले करते हैं, फ़ौज में लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। फैक्ट्री के लिए एक था कि आपका 8 घंटे का एक होना चाहिए, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो डाला गया। बिल्कुल लोग करने को कर सकते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से चाहे आप 12 घंटे करें, 10 घंटे करें, 6 घंटे करें, हमें अपना पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तो लोगों का यही तो कह रही आ रही है कि अगर हम इतने घंटे काम करेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे टाइम देंगे, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए एचआर भी गाइडलाइंस लाता है, जागरूक करता है। तो आप कैसे इसको देखती हैं? एक दिन में 24 घंटे हैं, आपने 12 घंटे काम कर भी लिए तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। आप उसके अंदर 8 घंटे या 7 घंटे सोते हैं। आज की तारीख में कोई 7 घंटे सोता नहीं है। आप बात कर लीजिए 70% पीपल डोंट स्लीप मोर देन अबाउट 6 आवर्स। मतलब आप वीकेंड्स पे अगर 8 घंटे सो लिए तो आज हमने बहुत सो लिया। तो आपके 12 बचे घंटे में से आपने मान लीजिए 7 घंटे, फिर भी आपके पास 5 घंटे बचे। आप उस 5 घंटे में आप लंच डिनर कर रहे हैं, आप उस 5 घंटे में ऑफिस से घर ट्रैवल भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई एक हॉबी 1 घंटे का पिलाटेस योगा भी कर सकते हैं। आप अगर वॉक करना चाहें कर सकते हैं। डिसिप्लिन नहीं है आजकल, इसीलिए लोगों को वक्त कम लग रहा है क्योंकि हम डिसिप्लिन से नहीं करते। पहले आप सोचिए जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, या आर्मी में सोचिए, पूरे घंटे के हिसाब से काम होता है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 10, 10 से 9, जैसा भी। अब वो कहाँ है? वो करेंगे तो बहुत टाइम। मैं 4 बजे उठती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। अच्छा, जिस तरह का स्ट्रेस लेवल कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ रहा है, लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए? अभी जो मैं आपको बता भी रही थी कि 1 घंटे का मेरे ख्याल से हम वॉकिंग आवर्स निकाल सकते हैं। वी शुड डेफिनेटली डू अ वॉक। और ये सभी एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए? एब्सोल्युटली। एम्प्लॉय मेरे ख्याल से हर इंसान किसी को भी, करना चाहिए। yes. आप काम कर रहे हैं, आप घर में काम करने वाली महिला हैं, या आप कोई स्ट्रीट पे कुछ काम करते हैं, मेरे ख्याल से हर इंसान को दिन में 1 घंटा काम वॉकिंग के लिए निकालना चाहिए। अगर आप ऑफिस में भी हैं, प्रोडक्टिविटी, यानी ये रिसर्च कहती है कि ऑफिस में चाहे आप 6 घंटे रहें, 12 घंटे रहें, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा कोई भी एम्प्लॉई ऑफिस के अंदर चाय या कॉफ़ी के कॉर्नर में स्पेंड करता है, आउटसाइड द लंच एंड टी ब्रेक का टाइम। तो वॉकिंग करें, थोड़ा सा पैशन अपना बनाएं। हम में से, मैं कोचिंग करती हूँ, मैं लोगों को पूछती, मैंने कहा आपका पैशन क्या है, पूछती हूँ। 90% ऑफ द लोग दे डोंट नो व्हाट देयर पैशन इज़। उनको पता ही नहीं है कि हमें काम के अलावा हम करना क्या चाहते हैं। तो फोटोग्राफी अगर है, आप अपना कैमरा ऑफिस में लेकर आइए, फ़ोटोज़ लीजिए। अगर आपको पोइट्री लिखनी है, आप पोइट्री लिखिए। ज़रूरी थोड़ी है जो आपका काम है वही आपका पैशन हो। अगर आप अपने काम को पैशन बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया, तो अलग बात है। एक मुद्दा बहुत आता है कि जेनजीज को कैसे रिक्रूट करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक चैलेंज हो रहा है जी। दूसरा चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगते हैं आजकल कॉर्पोरेट्स में, और दूसरा चीज़ कि उनको रिटेन करना। अगर हम इस तरह 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का टारगेट उनके सामने रखते हैं तो उनके सामने थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है खुद को एकोमोडेट करना। अगर एक आदमी लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट आजकल की जनरेशन को
कैसे और किस नज़रिए से समझाएं कि वो इस चीज़ को एक्चुअली अडॉप्ट कर सकें? मेंटरिंग की बहुत ज़रूरत है ध्रुव। एंड व्हेन आई से मेंटरिंग, मेरा कहने का मतलब है कोई एक जना जो बताए कि पहले के 5-7 साल, जब आप 21-22 साल के हैं, आप कॉलेज से निकले हैं, वो मेहनत का टाइम होता है। वो एक टाइम होता है जहाँ आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जहाँ आपको वो घंटे गुजारने हैं समझने के लिए। अभी क्या हो गया है, लोगों को लगता है हमें क्विक मनी चाहिए, क्योंकि दिस जनरेशन इज़ वेरी हाई ऑन द मैस्लोज हायरार्की। इनको घर के लिए नहीं सोचना, इनको गाड़ियों के लिए नहीं सोचना। वो पेरेंट्स की गाड़ी है पेरेंट्स के घर में, एंड पेरेंट्स आर डूइंग, टचवुड, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो इन लोगों को लगता है क्विक मनी, एकदम से हम घूमेंगे, अरे इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम घूमने नहीं जा सकते। एक एम्प्लॉई है हमारे पास, मैम मुझे हर महीने 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं वीकेंड के साथ मिक्स करके आई हैव टू गो फॉर माई हिल्स, कभी कसौली कभी इधर। तो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग वेकेशंस, but we also have to spend those good years, till you're 27-28 to understand what work is. Don't be in a hurry job switch करने के लिए। जब आप किसी भी एक कंपनी के साथ 4-5 साल काम करते हैं, तब आप बिज़नेस समझने लगते हैं। वो बिज़नेस समझना बड़ा ज़रूरी है। ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक कंपनी में स्टेबल रहें, कुछ अंडरस्टैंडिंग समझें, बिज़नेस की समझ के लिए टाइम गुजारें, और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए टाइम है, बहुत टाइम है। पर अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे काम के साथ, तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। अब आते हैं कुछ खास मुद्दों पे। सबसे बड़ा इशू आजकल देखने मिलता है जेंडर पे गैप। तो जब इस टाइप के इश्यूज़, और आपने तो बहुत जगह काम किया है, तो जब इस टाइप के इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं और आज के टाइम में देखने को मिलते हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे आप गाइड कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में? पहली बात तो ये, जेंडर पे गैप रियल है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये रियल नहीं है, सॉफ्टवेयर में तो नहीं होता, पर ये रियल है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। हम कई बार लोग आके बात भी नहीं करते इसके बारे में। जो जूनियर लोग हैं, जो लोग एक्चुअली डे टू डे लिविंग के लिए काम करते हैं, वो बात नहीं करेंगे कि हमारे को कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं अगर आपसे आके बात करूँगी तो मेरे बॉस मुझे बोलेगा कि अरे तुम ये शोर मचाने वाला बच्चा, इसको निकाल दो। तो पहली बात तो लोग बात नहीं करते। और बात ना करने का कारण क्या है? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हमें कोई निकाल देगा नौकरी से। क्या लोगों में ट्रस्ट की कमी है अपने बॉस के प्रति? ऐसा भी मेरे होता ख्याल से अपने आप पे आत्मविश्वास की कमी है। अगर मैं काम ठीक से कर रही हूँ ध्रुव, तो मुझे नहीं डर लगेगा आपसे आके कहने में कि आई डिज़र्व मोर। मैं आपसे आके इसलिए नहीं कह रही हूँ आई डिज़र्व मोर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपसे बोल दिया कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, आप बोलोगे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, आप मुझे 4 चीज़ें गिना देंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, इसलिए मैं आपसे आके बोलती नहीं हूँ। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, कि मेरे अंदर क्या है, तो मुझे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बात करने के लिए। लेकिन जेंडर पे गैप है, इसलिए है क्योंकि जब औरतें काम करती हैं तो वो अपने साथ कई सारे कंडीशंस लेकर आती हैं, कि हम 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर एज में जब आपके बच्चे छोटे हैं, तो हमें लगता है हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फिर हमें लगता है हम शाम को हम घर जल्दी जाएं, क्योंकि हमें घर में खाना क्या देखना है, या हमें गेस्ट आ रहे हैं देखना है, हमें घर का देखना है। पीरियड लीव्स हम लेते हैं। अब हम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ हमारे को सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आती है कि सुबह 5 बजे एक लेडी ने कॉल करके बोल दिया, मैम कि हम नहीं आ सकते, आई हैव माई पीरियड्स। अब वो बेचारा मेल बॉस आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, तो मेल बोलता है कि मैम मैं क्या करूं। तो उनकी तरफ से एक झिझक आ जाती है कि अगली बार मेरे को एक फ़ीमेल हायर करनी है कि नहीं करनी, और अगर करनी है तो यार मैं इसको फिर इतने पैसे क्यों दूं। मेरा जो मेल मेंबर आ रहा है वो तो पूरे 12 घंटे देगा, उसको पीरियड लीव भी नहीं चाहिए, उसको लास्ट मिनट पे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं चाहिए, उसको बच्चों के लिए छुट्टी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए वो एक गैप आ जाता है। और मुझे लगता है इसको मैनेज करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कल्चर मैनेज करने के 3 पहलू होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ बनाती है, फ्लेक्सिबल पॉलिसी बना दी, ऑफिस में क्रैश बना दिया, मैटरनिटी एक्ट हो गया, 50 चीज़ें हैं। दूसरा, और या ऑफिस में वॉशरूम्स, कई हम फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वहाँ लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स ही नहीं होते, तो वो सब कर दिया। दूसरा होता है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें पूरे एम्प्लॉय बेस में कि
लेडीज़ के साथ कैसे टैकल करना है या कम्युनिटी के साथ कैसे टैकल करना है एंड ऑल ऑफ दैट। एक तीसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन दिस कम्युनिटी। लेडीज़ को बोलना कि ये वर्क लाइफ को आप कैसे मैनेज करें, अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क का जो बैलेंस है वो मुश्किल नहीं है करना। और मैं सबको बोलती हूँ, मैं एक मिसाल हूँ कि मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे जब मैंने काम करना शुरू किया, एंड मैंने किया है। अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, एक 15 साल का है, एक 13 साल का है, लेकिन किया हमने। तो वो एक उनको बताना, उनको मेंटर करना, उनको ट्रेनिंग देना कि आप सब कुछ एक साथ में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जगल करना है, थोड़ा सा खुद में आत्मविश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं। मैं आज से 7 साल पहले अगर आप मुझे बोलते कि शनिवार के दिन कहीं आके काम करिए, मैं नहीं कर सकती थी। जब धीरे धीरे करना शुरू किया, बच्चों के साथ बात करनी शुरू की, बच्चों को समझ में आना लगा कि हाँ मम्मी भी काम करती हैं। मैं कह रहा था इस प्रॉब्लम्स को रिक्रूटर्स को भी समझना चाहिए कि जब आप एक मेल कैंडिडेट्स को या एक फीमेल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, दोनों के साथ अलग अलग लाइफस्टाइल्स या बैलेंस जुड़े होते हैं। मेल्स को मेनली ऑफिस में फोकस करना होता है और फीमेल्स को घर एंड ऑफिस दोनों संभालना होता है। इस पे ना रिक्रूटर्स को समझना चाहिए, बिजनेस लीडर्स को समझना चाहिए। तो हम एक एम्ब्रेस में फॉर एग्जांपल हम एक इंक्लूजन सर्वे करते हैं। हम जाके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक सर्वे करके बताते हैं कि आप रियली इंक्लूसिव हैं कि नहीं हैं, और आपके लीडर्स जो हैं वो इंक्लूसिव हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से टोकनिज्म कर रहे हैं जी। तो हमने उसमें देखा कि मेजॉरिटी टाइम्स जो लीडर्स बैठे हैं पोजीशंस में, जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बारे में बात करें, वही लीडर्स हैं जो पीछे बोलते हैं यार इसको मत हायर करो, ये शोर मचाएगी, इसके तो बच्चे छोटे हैं ना, इसको मत हायर करो, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरा काम रुक गया। तो रिक्रूटर्स को समझना चाहिए, लीडर्स को समझना चाहिए, और उस हिसाब से रोल्स देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें पूछना चाहिए कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम अज्यूम करते हैं कि श्रुति ये तो कर ही नहीं पाएगी, इसके छोटे बच्चे हैं। मेरे साथ हुआ है कि मैं इंटरव्यूज़ में जाती थी और मेरे बच्चे तो बहुत छोटे थे, 3.5 साल का था, 1-2 साल का था। तो कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि मैम आप तो काम कर ही नहीं पाओगे, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। एंड ये मुझे बोला है लेडीज़ ने जो खुद मैटरनिटी लीव से वापस आई हैं, ओके। जो खुद अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आई हैं। तो मैं बोलती थी भाई तुम तो खुद आए हो ना, तुम्हें पता है मैनेज हो सकता है। नहीं, वी विल नॉट हायर। तो रिक्रूटर्स, बिजनेस लीडर्स, बहुत आई थिंक करने को बहुत कुछ है। अच्छा, जब आजकल की जो डायनामिक मार्केट है, लोग स्किल्स बेस्ड या अपग्रेडेड क्या टेक्नोलॉजीज़ के साथ लोगों को हायर करना चाहते हैं जिनकी स्किल्स अच्छी है, मल्टी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग इस स्किल्स के साथ आ रहे हैं, उन दोनों में बैलेंस बेसिकली करना मतलब एक चैलेंजिंग हो जाता है। जब एक आपके साथ ये एक यंग जनरेशन का आदमी काम करने आता है और एक जब पहले से एक एडॉप्टेड या पुरानी सोच के साथ एक आदमी काम कर रहा होता है, उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बना सकते हैं? हम लोग आई थिंक एक ना जॉइंट वर्कशॉप हमने काफ़ी कंपनीज़ के साथ की है, जहाँ हम लीडर्स को लेकर आते हैं और जहाँ हम जेनजीज को लेकर आते हैं, और हम पूरा 1 या 2 दिन की वर्कशॉप करते हैं। हम बोलते हैं अच्छा आपके इश्यूज़ क्या हैं और आपके इश्यूज़ क्या हैं, और हम दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव बताते हैं। मैं जब फैक्ट्रीज़ में हम काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार होता है कि जो 30 इयर्स हो गए जिनके, जो 50s में हैं सीनियर लीडर्स, और जो ये 20-22 साल के बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं, बोलते हैं मैम बच्चे हमसे पूछते नहीं, उनका मन होता है कि हमने खुद अपने हिसाब से काम करेंगे। और ये जो यंगस्टर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, उनको तो बस अपने ही तरह से काम चाहिए, वो हमें क्रिएटिव नहीं होने देते, हमारी क्रिएटिविटी स्टाइफल करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सीखने को हर जगह से है। एक 22 साल का जो बच्चा है, वो जो यंगस्टर है, ही और शी विल टेल यू you can do things faster, in a better way, in a more creative way, in a smarter way. Work smart, and we bring in experience. अभी हाल के टाइम में लेबर कोड्स में परिवर्तन हुए, तो जो ये परिवर्तन हुए किस तरह से एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा दे सकते हैं? So the labor laws today are actually in the favor of the employees, and they are in the favor because बहुत सारे नए एक्ट्स आए हैं, वर्किंग आवर्स का फ़र्क पड़ा है, मैटरनिटी एक्ट आया है। मेरे ख्याल से अवेयरनेस की कमी है, एंड अवेयरनेस की कमी इसलिए है क्योंकि कोई हमें बैठ के बताता नहीं है।
PhD चेंबर फॉर कॉमर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर नए लेबर लॉज के बारे में हम बताते हैं, पॉश एक्ट के बारे में बताते हैं। कॉलेजेस में लेकिन कोई कोर्स नहीं है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब बैठ के थोड़ा सा पढ़ लें, वो इतने मुश्किल नहीं है। वो ना वो जब कोड आता है वो इतना लंबा आता है, हमें लगता है अरे हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट सिंपल है। आपके भले के लिए बने हैं। वर्किंग आवर्स जो हैं वो एडजस्ट हो गए हैं, आपको ज़्यादा राइट्स हैं एज एम्प्लॉयज़। मैटरनिटी एक्ट जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी हो गई है कि नाउ द मैटरनिटी एक्ट इज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन, जबकि एक्ट के अंदर सिर्फ 2 बच्चे का लिखा था। आप आवाज़ उठा सकते हैं पे पैरिटी के ऊपर, आप आवाज़ उठा सकते हैं इन्वायरमेंट और कल्चर के ऊपर। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। पढ़ने की बात है, एक छोटी बुक है जो बहुत आराम से मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है। पॉश गाइडलाइंस, सिर्फ पॉश नहीं, ओवरऑल नए लेबर लॉज और लेबर कोड्स को लेकर भी बहुत सिंपल है। और आजकल हम लोग इतना टाइम गूगल पे गुजारते हैं, मेरे ख्याल से अगर फ़ोन पे ही कर लें न्यू लेबर कोड्स, हाउ डू दे हेल्प एम्प्लॉयज़, वो 5-6 बुलेट्स हैं, दैट इज़ इनफ फॉर एवरीबडी। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इस टाइप से अगर लेबर लॉज के बारे में कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ तो रिवॉल्ट नहीं कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिवोल्ट जो थोड़ा बहुत आजकल हम जेनजी से देख भी रहे हैं, आई थिंक द गुड एम्प्लॉयज़, एंड आई वर्क विद जेनजीज एक्चुअली। हमारी पूरी ऑफिस बिटवीन 19 to 27। ऐसा नहीं है, जिन लोगों को काम करना करते हैं। अच्छा, पॉश पे आते हैं। आपने पॉश के बारे में बात किया, तो पॉश की क्या गाइडलाइंस हैं और एम्प्लॉयज़ को उन गाइडलाइंस को कैसे समझा सकते हैं अच्छे तरीके से? जनरली ऑफिस में पॉश आता है, पर हम क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, दे जस्ट गॉन थ्रू द पेपर्स और जस्ट टिक मार्क एंड उसके बाद भूल जाते हैं। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस एक एम्प्लॉय को ध्यान में रखनी चाहिए? सिंपल मैं 4-5 चीज़ों में बता देती हूँ। पॉश कहता है कि किसी भी कंपनी में, पॉश एक्ट जो है वो कहता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, किसी भी कंपनी में अगर 10 लोग हैं तो उनके पास एक आईसी कमेटी होनी चाहिए। आईसी कमेटी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में 5 लोग होते हैं, 4 लोग अंदर से कंपनी के होंगे, 5th पर्सन इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इट हैज़ टू बी हेडेड बाय अ लेडी, सिंपल। अब उसके बाद पॉश कमेटी कहती है कि कौन इसके अंदर आता है। Anybody who's working with you, anybody who's a contractor, vendor, guest, visitor, everybody is covered under that policy. अगर मैं किसी के ऑफिस जा रही हूँ तो भी मैं कवर्ड हूँ, अगर कोई मेरे ऑफिस आ रहे हैं तो वो कवर्ड है। सो वेदर आपके ऑफिस का पार्ट नहीं भी है तब भी वो पॉश गाइडलाइंस के अंदर एब्सोल्युटली, अगर आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके प्रेमिसेस में है तो वो कवर्ड है। ओके। अब इसके अंदर बड़ा क्लियर है, आप किसी को मैसेज भेजें, आप किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करें, आप किसी के साथ जोक करें, गाना गाएं, विस्लिंग करें, ऊगलिंग करें, मजाक में भी अगर आपने कोई बात कह दी, इट इज़ नॉट एज मच अबाउट कि मैंने मजाक में कही है। अगर ध्रुव को बुरा लगा है, ध्रुव ये कह सकता है कि ये मेल और फीमेल दोनों पे लागू होता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। ओके। लॉ हमारा सिर्फ फीमेल्स के लिए है। हाउएवर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये ओपन किया है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अस द लॉ कवर्स ओनली हैरेसमेंट डन टू वुमेन। ओके। एंड एज मच एज व्हाइल इट सेज सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट कवर्स इवन सम पार्ट्स ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, अगर आप ये प्रूव कर सकें। 90 दिन के अंदर अगर मेरे साथ कुछ होता है, आपने मुझे कोई व्हाट्सएप के मैसेज भेजा, आपने मुझे कोई कॉरिडोर में मेरे को रोकने की कोशिश की, आपने मेरे को कहीं गलत तरह से क्या, आपने मेरे को छूने की कोशिश की। छूना तो खैर आजकल बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग अगर कई बार व्हाट्सएप पे जोक्स भी भेज देते हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। और 90 दिन के अंदर अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ये थोड़ा बायस सा नहीं है जैसा आप बता रही हैं? बिल्कुल बायस्ड है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस ने हैव put it for both men and women, but as I said, the law does not cover men, unfortunately, it covers only women, but it is a fact that men go through as much sexual harassment as women do. Yes, I mean, कई जगह मैंने ऐसे किस्से सुने हैं और शायद आपने तो अपने कैरियर में बहुत जगह सुने होंगे इस टाइप के, जहाँ पे मेंस को इस तरह के हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली लॉ उसे नहीं सपोर्ट करता। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मर्जी से अगर करें तो बिल्कुल इसे कवर कर सकती हैं, लेकिन लॉ नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, मैकेंजी की एक रिपोर्ट है 2024 में
जहाँ पे ये कहा गया है कि वुमेन्स जो हायर पोजीशन पे हैं उनका मतलब लाइक नंबर्स कम हो रहे हैं, हायर पोजीशन पे वुमेन्स कम हो रही हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं? इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इसके बारे में बताइए कि क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? मैं वही बोलने वाली थी कि पहले समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। आप कॉलेज से निकले, आपके पास पहले 5-7 साल होते हैं काम करने के लिए। इंडिया ने इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर हम देखें तो बाय द टाइम यू 28, 29, 32 लड़कियां लोग शादी कर लेते हैं। 31-32 के आगे जनरली शादियां लेट ही होती हैं। मेजॉरिटी लोग 31-32 तक मैक्सिमम कर लेते हैं। तब तक आप पहुंच गए मिडिल मैनेजमेंट पे। अब आप जब 31-32 पे शादी कर रहे हैं तो 35-36 तक आपने बच्चे कर लिए। जैसे ही आपके बच्चे होते हैं, हमारा ग्लोबली जेंडर डिफाइंड रोल्स हैं कि लेडी विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, मैन विल गो आउट एंड बी द ब्रेड विनर, राइट। अब जब मेरे पास एक छोटा बच्चा है तो मैं घर में बच्चे को देख रही हूँ। मेजॉरिटी women टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज एंड द चिल्ड्रन। सो हम इसे ना एक आर ग्लास शेप बोलते हैं कि आपके बॉटम में बहुत सारी फीमेल वर्कर्स हैं, मिडिल में फीमेल वर्कर्स कम हुई, फिर ऊपर हो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब आपके मिडिल मैनेजमेंट में कम हो गए लोग तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन होकर ऊपर जाएंगे कौन? वैसे ही पिरामिड स्ट्रक्चर है, ऊपर पोजीशंस कम है, उसके ऊपर आपके पास मिडिल रैंक में लेडीज़ की गैप हो गया क्योंकि उन्होंने ब्रेक ले ली। जब वो आएंगी भी 2 साल 3 साल के बाद, दे विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम मिडिल। तो वो जो 3 साल का गैप हो जाता है, आपने और मैंने दोनों ने एक ही साल में शुरू किया, मान लीजिए 2000 में, मैंने 2005 में 3 साल की ब्रेक ले ली लेकिन आपने नहीं ली, तो मैं आपसे ऑटोमेटिकली 3 साल कम हो गई। तो कहने को हमारा एक्सपीरियंस एक बराबर है लेकिन वो ब्रेक हो गई। तो इसलिए ऊपर पोजीशंस की दिक्कत, ऊपर की हायर पोजीशंस में विमेन की दिक्कत होती है। और कई बार मुझे फीडबैक मिलती है। मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है, किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, श्रुति हमारी कंपनी के लिए CFO की प्रोफाइल्स भेजो। तो मैंने कहा भेजो मतलब, मैं रिक्रूटर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ जान पहचान है तो बताओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। फ़ोन रख दिया। उन्होंने अपना प्रोफाइल बताई, बजट बताया रोल का, उन्होंने रख दिया। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, विमेन नहीं चाहिए श्रुति, दोबारा कॉल करके। मैंने कहा अरे क्यों नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट क्यों? हाँ मैंने भी भाई क्यों नहीं चाहिए। अरे ये यार औरतें आती हैं ना, फिर वो बोलेंगी हमें 4 घंटे में वापस जाना है, हमें 6 घंटे में घर जाना है, CFO का रोल है, वो तो 12 घंटे का काम है, 15 घंटे का काम है, उसमें इतना मैथ्स होगा, प्लस लेडीज़ हैं उनको तो मैथ्स समझ ही नहीं आती। मैंने कहा अरे मैं आपको अगर CFO में लेडी दिला दूँ तो दिला देना, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे को अगर एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट होगा, मैं एक मेल को रखूँगा, मैं लेडी को नहीं रखूँगा। हमने उनको प्रोफाइल्स, मतलब मेरे जान पहचान नेटवर्क काफ़ी अच्छा है थैंकफुली, तो आई गिव बोथ प्रोफाइल्स। Today that company has a female CEO and CFO both. Okay. I will not be able to take the name, but and they're doing very well. They're doing very very well. So I think एक होता है कि लेडीज़ को मैथ्स नहीं आती। Yes, actually ये माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेसिकली। और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, पुराना एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ 15 साल हो गए होंगे, US में हुआ था। तो दे डिसाइडेड टू डू अ मैथ्स टेस्ट and they brought in women scientist and they said हम एक मैथ्स टेस्ट कर रहे हैं। लाइक ठीक है, तो मैथ्स टेस्ट के लिए सब लोग रेडी हो गए। जब जाने लगे, बिल्कुल जाने से पहले बोला कि द बेसिस ऑफ दिस मैथ्स टेस्ट इज टू प्रूव दैट women आर नॉट बैड इन मैथ्स। ओके, आपने उन पे प्रेशर डाल दिया। दीज आर ऑल साइंटिस्ट, ईच वन ऑफ देम परफॉर्म्ड वे लोअर देन व्हाट दे वुड हैव परफॉर्म्ड। क्योंकि आपने एक साइकोलॉजी एक क्रिएट कर दी पहले से ही कि मैथ्स में वुमेन्स आर नॉट डूइंग। एग्जैक्टली। तो अब आपने मेरे पे प्रेशर डाल दिया कि अगर मैंने एग्जाम खराब कर दिया तो मेरी वजह से पूरी कम्युनिटी को हो जाएगा कि विमेन आर बैड इन मैथ्स, ये प्रूव हो जाएगा। सो वो प्रेशर में पीपल डिडंट परफॉर्म। ये मतलब जनरली कहते हैं मेल डोमिनेंस सोसाइटी में वुमेन्स को निकल के सामने अपना प्लेस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट आर द स्टेप्स आई मीन दे शुड टेक टू कम अहेड और अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए? ध्रुव, पहले तो मुझे नहीं लगता कि हमें डोमिनेंस क्रिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ अपनी आवाज़ बढ़ा सकें, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, वही बहुत बड़ी बात है। हम अर्बन में रहते हैं, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, अर्बन में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, यू नो इट बेटर देन आई डू, स्टिल इज़ इन रूरल एंड हमारी आवाज़ें आगे तक नहीं पहुँचती हैं। तो अगर हम सिर्फ अपनी बातें रख सकें, अगर हम ये कह सकें कि हमें
उतना ही रेस्ट चाहिए जितना एक आदमी को चाहिए, हमें उतना ही सपोर्ट चाहिए जितना आदमी को चाहिए। अगर हम ये कह सकें कि यार आज का खाना तुम बना लो, हम नहीं कर सकते। अगर आप आगे से आगे कह सकें कि श्रुति तुम थकी हो, चलो, या आप अपनी वाइफ को या मतलब जिसको भी कि चलो आज तुम थकी हो, मैं हेल्प कर देता हूँ, बच्चे मैं देख लेता हूँ, इस वीकेंड तुम ट्रैवल कर लो, मैं कर लूँगा। आई थिंक वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत फ़र्क करेंगी, और मुझे लगता है हम वो नहीं बोल पाते। ओके मैम, वापस आते हैं DEI पे, जी। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। जी। और हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट्स में तो खूब चर्चा होती है इस पे। पर जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे फैक्ट्रीज हो गई या फिर MSMEs हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे इस चीज़ को कैसे पहुँचाएं और कैसे समझाएं इसके बारे में? आई एम ग्लैड यू पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। हम फैक्ट्रीज़ के साथ बहुत काम करते हैं। इंडिया के इंडिया और बाहर की कंपनीज़ की भी मेजॉरिटी फैक्ट्रीज़ जो इंडिया में है, हम उनके साथ काफ़ी काम करते हैं। गुजरात के इंटीरियर्स में जाकर, यूपी के इंटीरियर्स में जाकर, उड़ीसा के इंटीरियर्स। और मैं जब फैक्ट्रीज़ में जाती हूँ, मुझे जब शुरू किया था आज से 5-6 साल पहले, मैं फैक्ट्रीज़ में, मुझे लगता था फैक्ट्रीज़ में तो कोई सुनेगा ही नहीं। आप मानेंगे फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा जागरूकता है। लोग करना चाहते हैं, लोग कर नहीं पा रहे हैं। कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्या किया है, वो आसपास जाकर जो गांव हैं, गांव में वीडियोस चलाते हैं फैक्ट्रीज़ के, उनको दिखाते हैं कि देखिए हमारी फैक्ट्रीज़ में कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना सेफ़ एनवायरनमेंट है। और उसके बाद वहाँ से लड़कियों को 12th क्लास से उठाते हैं, उनको अपने खर्चे पर पढ़ाते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स कराते हैं और उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ हमारे हैं ऐसे कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ इंडिया में जो ये कर रही हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है फैक्ट्रीज़ में लाने के लिए। कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने पूरी पूरी एक फैक्ट्री का सेटअप बना दिया है जो सिर्फ लेडीज़ चलाती हैं, जहाँ पूरा एक लाइन है जो एक लेडी विमेंस ओनली लाइन है, या पूरा एक सेटअप हो गया है जो जहाँ सिर्फ लेडीज़ हैं। बट अच्छा, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा आसान है, कंस्ट्रक्शन में मुश्किल है। जब हम हाँ, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाकर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ब्लू कॉलर लेबरर्स को तो ले आएंगे, जो औरतें होती हैं सर पे ईंटें लेकर कर रही हैं वहाँ पर, लेकिन आप एक, और वो लेडीज़ के लिए इतना कन्वीनियंट हो जाता है, उनके लिए एक छोटा सा आपने एक ढांचा बना दिया पत्थर का, वो वहाँ वॉशरूम्स यूज़ कर लेती हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं, हम जो वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए लेडीज़ आती हैं, वो उस ढांचे में जाकर वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वाइट कॉलर्स इन अ कंस्ट्रक्शन सेटअप हैव अ फार मोर डिफ़िकल्ट टाइम। ब्लू कॉलर्स के लिए नहीं है उतना। एंड डिसेबल लोगों के लिए, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर आप व्हीलचेयर लेकर नहीं आ सकते जी। तो वो सारी दिक्कतें हैं जो रियलिस्टिकली थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के साथ जब हम बैठ के बात करते हैं, बोले कहते मैम कंस्ट्रक्शन साइट पे आप व्हीलचेयर नहीं ला सकते, कंस्ट्रक्शन साइट पर आप एक लेडी को ये नहीं कह सकते कि भाई वॉशरूम नहीं है तुम्हारे पास और उसने सुबह 8 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट करनी है। एंड दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज। एब्सोल्युटली। तो वो थोड़ी सी दिक्कतें हैं। कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जो कोशिश कर रही हैं इसमें कुछ करने के लिए कि एक एड हॉक, अगर पोटा पोटी जैसा अगर कुछ जो है बना दें ताकि वाइट कॉलर्स जा सके। कोशिशें हो रही हैं, हो जाएगा। कम से कम हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमारे पास आते हैं कि श्रुति प्लीज़ हमें बात करनी है इस बारे में, हमें LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करनी है। सो अच्छा लगता है। अच्छा, लीडर्स एंड मैनेजर्स की बात करते हैं, क्योंकि एक कंपनी को किसी भी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए एक जितना अच्छा लीडर होगा उतनी अच्छी कंपनी परफॉर्म करेगी बेसिकली। तो लीडर्स एंड मैनेजर्स एक कंपनी के वर्क प्लेस कल्चर को किस तरीके से बहुत बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या मैथोडोलॉजिस्ट उनको यूज़ करना चाहिए बेहतर बनाने के लिए? सबसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए, तब हम किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, कुछ भी जैसा भी है। मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स उनको यही नहीं पता होता कि उनके अपने बायसेस क्या हैं, उनके अपनी सेल्फ अवेयरनेस उतनी होती नहीं है। तो जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो मुझे पता ही नहीं कि मैं ध्रुव से बात कर रही हूँ, मैं बायस होकर बात कर रही हूँ या मैं वैसे ही हूँ एज अ पर्सन। तो सबसे मैं बोलती हूँ कि पहले आप खुद को समझिए। आपके अंदर एज बायस हो सकता है, आपके अंदर ब्यूटी बायस हो सकता है, आपके अंदर जेंडर बायस हो सकता है, आपके अंदर एजुकेशन बायस हो सकता है। एंड सिंपल सी चीज़ें इंडिया में स्पेशली होता है कि अगर आप एक IIT IIM से नहीं है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं।
अगर आपके पास वो हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, टियर 1 इंस्टीट्यूट अगर नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, पीआर में भी, अगर आपके पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट का टैग नहीं है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो क्या ये कहना मतलब ये जो टैग लाइन होता है वो सेट करता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया के बाहर नहीं है, और मैंने इंडिया के बाहर काफ़ी काम किया है, मैं यूके क्या गवर्नमेंट के एक साथ थी। आईआईटी और आईएम से पढ़ा हुआ मतलब जिस आदमी ने नहीं पढ़ा वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ, मैं किसी को जानती हूँ, ही गॉट थ्रू इन IIM अहमदाबाद ओके। एंड अकेले बेटे थे अपनी माँ बाप के, तो माँ ने बोला बेटा तुम बाहर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी, तुम ही एक बेटे हो। लखनऊ के थे, उन्होंने अपना ऑफर लेटर फ्रॉम IIM अहमदाबाद ड्रॉप करके, उस समय जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में पहला कैंपस खोल रहा था। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन लखनऊ। ओके। एंड हैट्स ऑफ टू द पर्सन, आई एम टॉकिंग सो मेनी ईयर्स, आई एम टॉकिंग 25-30 ईयर्स ओल्ड, कि ये कितनी बड़ी बात है कि लोग ये करते हैं। और मतलब उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि श्रुति मैं IIM अहमदाबाद जा सकता था, लेकिन सब लोग अच्छा जयपुरिया, अच्छा अब तो खैर बहुत बड़े, इट्स अ बिग नेम जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बट लोगों को लगता है कि अगर आप IIM से नहीं हैं, IIT से नहीं है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। वो एक चीज़ हमें हटानी चाहिए। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जी, ठीक है, कॉलेज से पास आउट होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, दे आर एबल टू मेक गुड रेज्यूमेज विद द हेल्प ऑफ AI, ठीक है। और जब आप AI के साथ रेज्यूमे जनरेट करके आप HR के पास जाते हैं, और दूसरा एक जो रूरल एरिया से पढ़कर एक कोई स्टूडेंट आ रहा है एंड ही हैज़ ऑल द स्किल, फुल ऑफ टैलेंट, तो HR उसके रेज्यूमे को, जो एक गांव से आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है बट ही हैज़ ऑल द स्किल्स, कैसे लेवल पे मैच करता है? क्या कोई टूल्स यूज़ करता है कि AI से जनरेटेड है, स्क्रीनिंग करता है, या कैसे मैनेज करता है? हर कंपनी अलग होती है ध्रुव। कई कंपनीज़ में हम सारे CVs को ऑटोमेटिक सिस्टम में डालते हैं, हमारे कीवर्ड्स पिक होते हैं, अगर कीवर्ड्स मैच करते हैं तो वो CV रिक्रूटर के पास पहुंच जाता है। कुछ कंपनीज मैनुअल करती हैं, तो मैंने CV देखा, अच्छा ये CV है, ये CV है, ये कई लोग होते हैं जिसको हम ब्यूटी बायस बोलते हैं कि अच्छा ये सुंदर लग रहा है, इसको कर लो। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल सच है, मैं आपको वही बता रही हूँ, ब्यूटी बायस है। आपके इस इंटरव्यू के लिए जब कोई पहुंचता है, मैं अगर अच्छे कपड़े पहन के घुसी हूँ वर्सेस कोई इंसान जो सिंपल एक शर्ट और पैंट में घुसा है, अगर आपको पहले लुक में कोई सुंदर नहीं दिखा, हम इससे रिजेक्ट करते हैं, हम मेंटली रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। ये सब फैक्ट है, वेदर उसके पास स्किल्स है या नहीं है? ये फैक्ट है। आप बैकग्राउंड बायस होता है, अगर आप किसी आपके कॉलेज से कोई आया और आपने देखा अरे ये तो मेरे ही कॉलेज का है, ओके। कई बार होता है लोग हायर इमीडिएटली, इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, अच्छा ये तो मेरे ही कॉलेज का है, मेरे ही शहर का है, मेरा ही बैकग्राउंड है, विच इज़ बाय रेफरल्स। जो पहले होते थे, अभी भी बहुत कंपनीज करती हैं, बट रेफरल्स आर अ बैड वे ऑफ हायरिंग पीपल। क्योंकि आपने अगर रेफरल से किया तो आपने अपने ऑफिस में एक जैसे ही लोग सारे इकट्ठे कर लिए ना, क्योंकि सारे रेफरल से आए हैं। आप अपने साथ के लोगों को करेंगे, मैं अपने साथ के लोगों को करूंगी, तो 10 लोग मेरे और कॉलेज शायद के। उस रेफरल में आपने किसी एक अच्छे टैलेंट को इग्नोर कर दिया। एब्सोल्युटली, सो रेफरल्स आर गुड फास्टर, बट दे आर ऑल्सो स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स। अच्छा, आजकल क्या कहते हैं, आप ऑडियो वीडियो के थ्रू क्या रिक्रूटमेंट करते हैं, समटाइम्स इन पर्सन जब आप डिस्कस करते हैं किसी के साथ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, दैट इज़ वेदर गुड, और दिस ऑडियो वीडियो टेक्निक और वॉट एवर द न्यू टेक्निक्स आर यूजिंग, और आफ्टर दिस कोविड के बाद से हम यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इन दोनों प्रोसेस में विच वन इज़ गुड, और कितने बेटर जज कर सकते हैं? क्या एक दूर बैठा कोई कैंडिडेट को हम अच्छे से जज कर सकते हैं? समटाइम्स मैंने रिक्रूटमेंट में देखा है कि रिक्रूटमेंट मैनेजर अपना कैमरा ऑफ करके रहते हैं और जस्ट ऑडियो से रिक्रूट कर, मतलब बात करके, कन्वर्सेशन करके जज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इज इट अ बेटर वे? देयर इज़ नथिंग बेटर और वर्स। आई थिंक कोविड ने हमें सिखाया कि सब कुछ रिमोटली हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक हाइब्रिड हर चीज़ का होना चाहिए। इनिशियल कॉन्वर्सेशंस आप व्हाट्सएप पे, जूम पे, जिस पे भी आपको वर्चुअल करनी है कर लीजिए, लेकिन हायरिंग से पहले एक बार मिलकर जो एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, स्पेशली सीनियर रोल्स पे, वो मेरे ख्याल से ज़रूरी है। जूनियर रोल्स पे आप वर्चुअली भी हायर कर सकते हैं। कोविड में तो कितनी हायरिंग हुई है, कोविड में तो हम लोगों ने लैपटॉप्स भेजने के तरीके भी ढूंढ लिए थे, सब कुछ कर लिया था। तो
कर सकते हैं, लेकिन अगर सीनियर रोल पे किसी को हायर कर रहे हैं, डायरेक्टर पोजीशन पे कर रहे हैं, वीपी पोजीशन पे कर रहे हैं, एक बार मिलना, क्योंकि आप उसके ऊपर इतना पैसा डाल रहे हैं, ज़रूरी है। अब थोड़ा सा श्रुति स्वरूप जी की जर्नी के बारे में समझते हैं, हाउ इट स्टार्टेड। आई मीन आपने एम्ब्रेस कंसल्टिंग को लेके जो इस्टेब्लिशमेंट किया, वो क्या थॉट था जब आपने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी कि DEI मेरा मेन फोकस होगा रिक्रूटमेंट में? ये तो थोड़ी लंबी कहानी है। ध्रुव, मैंने कभी नहीं सोचा था कंपनी स्टार्ट करने के बारे में, बहुत ऑनेस्टली। आई एम एन आर्मी किड। पापा आर्मी में थे, तो हमने वही लाइफ देखी है 9 to 6 वाली, और कुछ आता नहीं था। एंड माई लास्ट एम्प्लॉयमेंट वॉज विद द यूके गवर्नमेंट। ओके। मैं वहाँ काम कर रही थी। माई एल्डर वन इज़ बॉर्न देयर, माई एल्डर सन। हम इंडिया आए वापस, माई यंगर वन वॉज बॉर्न एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। एंड बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि लोगों ने बोला, एक तो आप कुछ 7 साल इंडिया के बाहर रही हैं, तो आपको तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैंने कहा मैं उससे पहले इतने साल इंडिया में थी। कहते नहीं, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप इंडिया के बाहर रही हैं, प्लस आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? ये डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? हाँ हाँ, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई। मुझे लगा था कि मैं अपने देश वापस जा रही हूँ, तो यहाँ तो कोई नौकरी की दिक्कत होगी नहीं। पर अपने देश वालों ने बोला कि आप तो 7 साल बाहर रहकर आई हैं, तो हम आपको, प्लस आप गवर्नमेंट के साथ काम करके आई हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे फिट होंगे? ओके। तो फिर पर काम तो करना था। हम उस मेंटालिटी के हैं नहीं कि हम घर में बैठ सकें। तो धीरे धीरे अपने दोस्तों को बोला कि अच्छा तुम थोड़ा सा काम दे दो, तुम पॉलिसीज़ का काम दे दो, तुम प्रोसेस बनाने का दे दो। तो फ्रेंड्स ने हेल्प किया। उसके बाद बहुत अच्छे मेंटर्स मिले। एक ने बताया कि तुम अपनी कंपनी का GST सेटअप करो, उसका नाम रखो। एक ने बताया कि कंपनी में बिज़नेस कैसे होता है। एक मेंटर ने बताया कि प्रपोजल्स कैसे बनते हैं, कंटेंट कैसे बनता है। तो राइट मेंटर्स मिले राइट टाइम पर। पहले हम सारा कुछ करते थे HR में, अभी भी हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एम्ब्रेस जो हमने नाम रखा वो इसलिए रखा था क्योंकि हमारे 2 मेन वर्टिकल्स हैं, एक कोचिंग है और एक इंक्लूजन है। मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, तो ये था कि जब हम कोचिंग करते हैं तो वी आर एम्ब्रेसिंग आवरसेल्व्स, एंड इंक्लूजन वी आर एम्ब्रेसिंग अदर्स, and that's why we thought we'll keep the name Embrace, and those are the two main verticals of the work we do. But हम और भी करते हैं, हम लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, हम कितने भी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स हैं सारी करते हैं, हम कंपनी से के अंदर HR एज अ फंक्शन सेटअप करते हैं। तो ये हुआ धीरे धीरे एज आई सेड, एंड यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड। किताब लिखी है माइक्रो एग्रेशंस पर, टेड टॉक हो गई अब 3, आपने बुला लिया तो बस धीरे धीरे पहुंच गए। अच्छा मैम, आपके हिसाब से एक एम्प्लॉय को, और आपने देखा होगा, क्या एक ऑफिस वर्क प्लेस में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि उसके कलीग्स या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे बेसिकली? तो कई बार क्या होता है कि जो कलीग्स होते हैं उनके बीच में भी हार्मनी नहीं हो पाती है, तो व्हाट आर द थिंग्स या बिहेवियरल चेंज एक आदमी को लाने की जरूरत है? ह्यूमन बीइंग्स ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें कुछ 4-5 साल की उम्र से पता होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप एक बच्चे के बारे में सोचें, उसे पता होता है कि मुझे अपनी माँ से क्या चाहिए और मुझे कैसे बात करनी है, मुझे अपने फादर से क्या चाहिए, मुझे कैसे बात करनी है। उस एज से एक इंसान को जब पता है कि हमें अपने आप को बदलना है, तो आप सोचिए जब तक हम कॉलेज स्कूल पहुँचते हैं हमें मालूम होता है, हम ऑफिस पहुँचते हैं हमें पता होता है कि हमें ऑफिस में कैसे बिहेव करना है, सबको मालूम होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह से आप अपने ऑफिस में बिहेव करते हैं, अगर वैसे घर में करेंगे घर वाले निकाल देंगे, और जैसे घर में अगर बिहेव करते हैं वैसे ऑफिस में करेंगे, ऑफिस वाले तो मतलब वैसे ही निकाल देंगे। तो जो हमारे ऑफिस में जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर का जो बच्चा होता है, जो हमारे अंदर का इंसान होता है, उसको कई बार एक ज़िद पे आ जाते हैं हम, या हमें लगता है नहीं हमें अलग तरह से ट्रीट होना है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ सम टोटल ऑफ आवर इनसिक्योरिटीज़, हमारे फियर्स, हमारी जेलसी, ग्रीड, सब कुछ है ना। तो मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसके लिए असेसमेंट्स होती हैं, इसके लिए कोचेज़ होते हैं। अगर हमें एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरे अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, और फिर हम धीरे धीरे उस पर काम करें। और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को ऑफिस में एक दोस्त मिल जाए ना, जिसको मैं बोलूँ यार मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, तेरे को कभी दिखे ना मेरे में गुस्सा, टोक दियो,
आपको एक दोस्त बस चाहिए जो आपको सही समय पे टोक सके, सही रास्ता दिखा सके और जिसको आप ट्रस्ट कर सकें, बहुत एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगी। ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि कुछ लोग बॉस को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं और कुछ लोग बॉस से इतना डरते हैं कि अपनी बात भी नहीं रख पाते। तो इन दोनों ही सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए? दोनों ही और ये कई गलत है। सेक्टर्स में देखने को मिलता है, हर सेक्टर में एक अलग तरीके का होता है। तो बॉस की साइकोलॉजी समझ के उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए, किस टाइप से रिएक्ट करना चाहिए? रीडिंग द रूम हम लोग बोलते हैं ना, बट आई थिंक दोनों ही गलत है, क्योंकि एज मच एज योर बॉस इज़ योर फ्रेंड, हम अपने घर में भी बच्चों को बोलते हैं कि वी आर योर फ्रेंड्स, हम ऑफिस में भी कई बार टीम को बोलते हैं वी आर योर फ्रेंड, पर एक रिस्पेक्ट हमेशा ज़रूरी होती है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो। और डर के काम नहीं हो सकता। अगर आप डर करके ऑफिस आएंगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो बात करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखना बहुत ज़रूरी होता है दोनों तरफ से। अगर आपका बॉस ही अगर आपको, मैं अगर बोलने लगूँ कि मेरे को आपसे बात नहीं करनी है, तो मैंने, चाहे मैं मजाक में भी मैंने बोल दिया, मैंने वो कम्युनिकेशन चैनल उस दिन बंद कर दिया हमेशा के लिए। तो कभी भी किसी भी बॉस, लीडर, सुपरवाइज़र, मैनेजर को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम नॉट अवेलेबल। यू हैव टू बी अवेलेबल, बिकॉज जब तक आप अवेलेबल नहीं होंगे दूसरा आपसे आके सवाल नहीं पूछेगा, और अगर दूसरे ने सवाल पूछने बंद कर दिए, उस दिन रिवर्स काउंटिंग शुरू है, वो इंसान उसके बाद जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली चला जाएगा। तो बेसिकली कहा जाता है कि लोग कंपनी चेंज नहीं करते, मैनेजर्स चेंज करते हैं। एब्सोल्युटली। आप मैं बहुत सारे लीडर्स को देखती हूँ जो बोलते हैं आई एम नॉट अवेलेबल, टॉक टू मी ओनली आफ्टर 4 in the evening और बिटवीन 4 and 5। मेरे पास डाउट है 10 बजे सुबह, मैं अगर 5 बजे शाम को आपके पास डाउट के पूछने के लिए आई तो मेरा तो दिन खत्म हो गया ना, और फिर कल आप मुझे बोलेंगे यू आर नॉट प्रोडक्टिव येस्टरडे। तो आप कभी भी एज अ लीडर आप अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। और मैं अपने ऑफिस में सबको बोलती हूँ, यू वांट टू टॉक टू मी, कॉल मी एनी टाइम। मैं आपका फ़ोन सिर्फ उन ओकेजन्स पे नहीं उठाऊंगी, या मैं फ़्लाइट में हूँ, या मैं किसी वर्कशॉप में क्लाइंट के साथ हूँ, और आई एम डेड। इफ़ एनी ऑफ इफ आई एम नॉट पिकिंग अप योर फोन, देयर आर ओनली 3 reasons आई एम नॉट पिकिंग अप योर फोन। तो बॉस होने का मतलब है आपको 24/7 अवेलेबल होना है आपके एम्प्लॉय, मेरे हिसाब से तो, मतलब, बट ये मैं हूँ, बहुत सारे बॉसेस जो अभी सुन रहे होंगे वो मुझे बहुत गालियाँ देंगे। आपका इतना लंबा एचआर प्रोफेशनल की जर्नी रही है जी। आपने 20 साल से ज़्यादा आई थिंक काम 25 किया हो है, गए, 25 साल से ज़्यादा काम किया है। सो जो बडिंग एचआर प्रोफेशनल्स में लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या एक सीख देना चाहती हैं आपकी, जब आप अपना फ्यूचर एचआर में बनाए तो आपको ये पॉइंटर्स ये मालूम होने चाहिए ताकि ये मिस्टेक्स ना कर लें अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ? आई थिंक लॉ समझने चाहिए, लेबर लॉज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ जिनको 5 साल 7 साल के बाद भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पता ही नहीं होता, जो बहुत ज़रूरी है। सो लेबर लॉज समझना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है। वो ज़माने गए जब सिर्फ एचआर करता था, जो हम फायरिंग हायरिंग वाली बातें करते थे। एचआर अगर बिज़नेस नहीं समझेगा तो आप नहीं काम कर सकते। आपका पहला काम होना चाहिए, आपको बिज़नेस समझना चाहिए। सो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सही अगर आप बिज़नेस समझेंगे, आप सही लोगों को हायर करेंगे, आप सही पॉलिसीज़ बनाएंगे, आप सही कल्चर करेंगे, आपकी सही सैलरीज़ होंगी, तो बिज़नेस। सो लेबर लॉज, बिज़नेस, बी अ पीपल्स पर्सन। आपका काम ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन, हालांकि आई डोंट थिंक ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स, बट योर वर्क इज़ विद पीपल। लोगों को समझिए, लोगों की मेंटालिटी समझिए, लोगों की पर्सनालिटी समझिए। आपको किसी के साथ मिलकर 10 मिनट में दूसरे इंसान को समझना आना चाहिए। अगर आप 10 मिनट में नहीं समझ रहे तो आप कहीं गलत कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड योर पीपल। एंड फोर्थ, बी फ्लेक्सिबल, बी अजाइल। कोविड आया, हम सब ने देखा, सारी दुनिया बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप वक्त के साथ नहीं बदल सकते। तो चौथी चीज़, बी फ्लेक्सिबल। एंड 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, खुद को समझिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो पहली 4 चीज़ें नहीं कर सकते। और इसलिए मैं लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली ह्यूमन बिहेवियर है, हमें लास्ट और फर्स्ट ही याद रहता है, हम बीच की चीज़ें भूल जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स पे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ध्रुव, थैंक यू सो मच।